market orientation, what is the marketing concept, what is the market evolution. You all just need to write the same answer in this. So evolution भी same है, orientation भी same है, concept भी same है market में, ठीक है. So evolution of marketing concept की मैं अगर बात करूं तो अगर अभी हम मार्केट देखेंगे तो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है इट स्टार्टेड विद द कंज्यूमर एंड इट एंड्स विद द कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर से उसकी शुरुआत भी होती है और कंज्यूमर से वो एंड भी होता है, क्योंकि सबसे पहले हम कंज्यूमर के नीड्स और वांट को एनालाइज करते हैं कि भाई आजकल क्या चाहिए मार्केट में, लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो थी आपकी ई कॉमर्स कंपनी के नाम पे बहुत रेयर कंपनीज थी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द Amazon, नो डाउट इट इज अ वेरी ओल्डेस्ट कंपनी. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत पुरानी है, लेकिन इंडिया में आपकी Amazon जो है वो 2005 के बाद आई है, ठीक है. 2007 में फ्लिपकार्ट आया. धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पूरा मार्केट बहुत ज्यादा पूरा फुल हो चुका है, राइट. उसके बाद मेडिसिन की मैं अगर बात करूं तो उसमें भी आपका फार्म इजी 1mg इस टाइप की कंपनीज आना शुरू हो गई, जिन्होंने आपको ऑनलाइन जो है ऑर्डर पे आपके घर पर आपको मेडिसिन भी देना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज नाउ अभी जो आपके मार्केटर्स हैं उनका फोकस आपकी नीड को समझना सबसे पहले है. उसके बाद उसी नीड को समझते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं एंड फिर उसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करते हैं, राइट. बट इन द केस ऑफ द इवोल्यूशन वी विल स्टार्ट थिंकिंग कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था. बिफोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, यानी क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पहली बार में ही आ गया? नहीं. Before that there are production concept, there are product concept, right, there are selling concept. So what are these and how it is different from the marketing concept? We are going to understand that. ठीक है, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, ठीक है. तो सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है that is a production concept. एक मिनट. सो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं इस 19th सेंचुरी से अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट था दैट वाज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. बिफोर राइटिंग इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट में लिखने से पहले, इस कॉन्सेप्ट में लिखने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था क्या. सो सबसे पहले हमारा 19th सेंचुरी के अराउंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करती थी, बनाती थी. बहुत सारे प्रोडक्ट को बना दिया और उस प्रोडक्ट को अब उनका काम क्या होता था कि उस प्रोडक्ट को फाइनली जो है अपने कंज्यूमर को सेल कर देंगे. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई मार्केट रिसर्च एज सच नहीं होता था. मार्केट में कंज्यूमर को क्या चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं होता था. लेकिन दिमाग में एक चीज होती थी कंपनी या मार्केटर के कि जो भी प्रोडक्ट हमें इजिली, कंज्यूमर को हम इजिली अवेलेबल कराएंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर परचेज करेंगे, ठीक है. कंपटीशन बहुत हाई नहीं था, बहुत लिमिटेड कंपनीज थी जो उस समय आपके प्रोडक्ट को बनाती थी, राइट. तो इनका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज थी उनका मेन फोकस किस चीज पे था? मास प्रोडक्शन या बल्क प्रोडक्शन. सेकेंड है इजिली अवेलेबल या एक्सेसिबल फॉर द कंज्यूमर्स. एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना, ये इनका एक रीजन था. थर्ड था कि लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना. कौन से कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना? लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ठीक है. क्योंकि कंज्यूमर जो है उनकी सबकी अफोर्डेबिलिटी सेम तो होती नहीं है. If someone is able to purchase the Audi, it doesn't. If someone is purchasing Audi, it doesn't mean that everyone is able to purchase Audi. True. So the consumers are dynamic, their behavior are different. Some people are very much sensitive toward the price as well. The people are basically choosing the product according to price. अच्छा ये 50 रुपए मिल रहा है, ये खरीद लेते हैं, है ना. सो उनको यही लगता था कि सस्ता में इजिली अगर हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे, मार्केटर की ये थिंकिंग थी, एजम्पशन था उनका, तो वो प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वेयर द फोकस वाज ओनली ऑन द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए, मास में, बल्क में प्रोड्यूस कीजिए और उसको फाइनली क्या कीजिए, किसको सेल कीजिए? कंज्यूमर को सेल कीजिए और उन तक अवेलेबल करा दीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने इसको भी यूज किया था. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को मिल जाए, अवेलेबल हो जाए. समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर फिलॉसफी जो थी, व्हाट वाज द फिलॉसफी? It is assumed that customer would be more interested
and acquiring those things which is conveniently available, reasonably priced, reasonably मतलब economic, जो कम प्राइस का होगा, and which is well made product, मतलब अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ हो, वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा. So it is from your book, right? So इस चीज को देखते हुए मार्केटर का बिहेवियर भी वैसे ही डेवलप हुआ, और उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड बेसिकली फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग. तो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन करना था, तो प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरर इनको इफिशिएंट चाहिए था, क्योंकि एक साथ ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करते थे, बनाते थे. तो इफिशिएंटली प्रोडक्ट को बनाना, और इसके लिए इनके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने चाहिए. तो इनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था, इंजीनियर्स पे था, इंजीनियरिंग पे था, कि वो प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को बनाना. ठीक है, और ये इस तरीके से लो प्रोडक्शन कॉस्ट पे. अच्छा, लो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं तुम लोग को एक टर्म बताती हूँ, कि इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बहुत जल्दी ही समझ लिया था. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को आप बहुत बार बनाते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो ऐसे केस में आप जो है वो इफिशिएंट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि आपका जो टाइम लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट विल बेसिकली लो. ठीक है, इसको समझने का एक मैं लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ, कि आप लोग अगर कभी भी कोई वेजिटेबल खरीदते हो मार्केट से, पोटैटो वगैरह, तो आप देखना 5 किलो खरीदने पे आपको सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली इफ यू आर परचेजिंग 1 kg, राइट? व्हाई? बिकॉज इन 1 kg दे हैव टू सेल, 5 kg के लिए दे हैव टू सेल 5 कंज्यूमर. बट एक कंज्यूमर अगर 5 kg खरीद रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है. और एक साथ जो आपका टारगेट 20 किलो पोटैटो को सेल करने का हो सकता है आपने 50 किलो सेल किया उस दिन, राइट? सो ईदर इफ यू सोल्ड 50 kg of potato where your target is 20 kg only, so in that case अगर उस 50 किलो के लिए अगर आपने 5-5 रुपए कम भी कर दिए पर 5 kg के हिसाब से, तो भी आपका लॉस नहीं है ज्यादा, क्योंकि जहां आपका मार्जिन जो था, मान लीजिए पर 5 kg पे 20 रुपीज था, तो आपने 80 रुपीज कमाना था, क्योंकि 20 किलो सेल करना था ना. तो 20 रुपीज आपको 20 रुपीज के आपसे 80 रुपीज आपका मार्जिन था. अब आपने जब वही 50 kg बेचा, तो 80 और 40 200 रुपए हो गया मार्जिन, और वही आपने 5-5 रुपए कम कर दिए पर 5 kg में, तो आप 50 रुपए उसमें से और कम कर दो, कितना हो गया 150. तब भी आपने 80 रुपए से ज्यादा कमाया कि नहीं, 150 रुपीज. 80 रुपीज इज बिगर और 150. सो दिस इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में ये इसीलिए बेच पाते थे, सेल कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, इफिशिएंट हो गए. इफिशियंसी की वजह से पर प्रोडक्ट कॉस्ट लो हो गया. आ रही बात समझ में? सो दे आर वर्किंग विद दैट कॉन्सेप्ट. सो दैट इज अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. लिखिए चलिए अब इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सारे बच्चे. ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस क्या था? मार्केटर्स जो थे वो एज्यूम करते थे कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कि इजीली अवेलेबल हो, लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, राइट? और इसीलिए जो इनका फोकस था मार्केटर का, वो था मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना और हर जगह पे अवेलेबल कराना, यानी कि प्रॉपर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी यूज करना. अब तुम लोग देखो, अभी तुम लोग को मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी एक एडवांटेज बताती हूँ, कि इफ आई हैव टू परचेज 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, अगर मुझे एक पैकेट ब्रेड खरीदना है, तो यहां पर से खरीदोगे या फैक्ट्री चले जाओगे? आसपास रिटेल स्टोर से खरीदोगे, क्योंकि ये डे टू डे कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, तो हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे. सही बात है? यहां तक तो समझ आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये भी चीज याद रखिएगा कि यू आर गोइंग टू विजिट ओनली दैट शॉप वेयर द ब्रेड इज अवेलेबल. यू आर नॉट गोइंग टू कॉस्मेटिक शॉप एंड अदर शॉप्स, राइट? सही बात है. सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर एफएमसीजी कंपनी स्ट्रॉन्ग करती है, तो आपको हर जगह वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को खरीदोगे. तो इनका ये भी कॉन्सेप्ट था. तो इनका फोकस 3 था: प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबल. इजिली अवेलेबल इसमें लिखते चलिए सारे बच्चे. फर्स्ट पॉइंट में प्रोडक्शन ओरिएंटेशन या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में
इसमें लिखिए। और बहुत सारी जगह पे प्रोडक्शन और प्रोडक्ट को एक ले लिया जाता है, लेकिन आप लोग अलग अलग लिखिएगा इसको, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है? लिखिए until 1950s, मतलब 1950s तक आपका ऑर्गेनाइजेशन जो था, until the 1950s यानी 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट था और वो हर जगह पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, यानी हर कंपनी यही सोचती थी 1950 तक अराउंड, ठीक है? सो लिखिए organizations light on the assumption that businesses would be profitable if the product, if there will be mass production, easily available at low cost, ठीक है? So that is the assumption for the marketer. याद रखिएगा, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे लिखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आपका, याद रखिएगा, when you are producing more, you will become more efficient, and if you will become more efficient, per product cost will be low. Per product cost क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का लो हो जाएगा. That is known as economies of scale. तो इसको बहुत शॉर्टकट में लिखिए, if the production will be high, प्रोडक्शन जब हाई होगा, when production will be high in an efficient manner, then per product cost, the cost of per product या per product cost will be low. So that is economies of scale. ठीक है? That is economies of scale. जब आप पोटेंशियली रॉ मटेरियल को 100% यूटिलाइज करते हैं ना, इफिशियंसी आप तभी ला सकते हैं. यहाँ पे मैंने कि इफिशिएंट वर्ड लिखाया है ना, तो इफिशियंसी तभी आ सकता है जब आप प्रोडक्ट को बनाने में कोई वेस्टेज नहीं करते हैं रॉ मटेरियल का. 100% पोटेंशियली जब किसी चीज को यूटिलाइज करोगे ना, ठीक है, सो जब पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल होगा एंड द रिसोर्सेज होगा, एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है? So in that case, you will become efficient, and that will be possible when you are producing a lot. अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में साड़ियां बन रही है और बहुत ज्यादा बन रही है, तो धीरे धीरे उसका टाइम भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ जाएगा, मिस्टेक्स के चांसेस खत्म हो जाएंगे, वेस्टेज के चांसेस खत्म हो जाएंगे, तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट अपने आप लो होगा कि नहीं होगा? सही बात है. सो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ये कॉन्सेप्ट जो था ना, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर बेस्ड था. दिस कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, इसलिए मास प्रोडक्शन की बात करते थे. चलिए नेक्स्ट वन इज, अच्छा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब कब आएगा, तो इसके नीचे कुछ और भी पॉइंट्स लिख लो. ये समझ आ गया ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लिखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप कब कब रीच कर सकते हो. देयर आर सम कंडीशंस फॉर दैट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. पहला पॉइंट, पहला कंडीशन लिखिए, परचेज बल्क बाइंग ऑफ मटेरियल्स. परचेजिंग बल्क बाइंग, बल्क का मतलब होता है थोक,
क्या बोलते हैं उसको? थोक, बल्क, BULK। परचेजिंग, बल्क बाइंग ऑफ मटेरियल्स through long term contracts, let me tell you what sense they are saying about. Like for example, if मैंने एक साड़ी की कंपनी का एग्जांपल लिया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा साड़ी जब बनाते हैं तो दे रिक्वायर्ड मल्टीपल फैब्रिक और स्टफ फॉर दैट, राइट? तो हो सकता है कि उनका जो रॉ मटेरियल है, जो भी है, वो अगर वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो भी उनको लो कॉस्ट पे पड़ेगा कि नहीं? तो यहां से इसकी कहानी शुरू हो गई। एक नॉर्मल टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई प्रोडक्शन, हाई एफिशिएंसी, पर प्रोडक्ट कॉस्ट लो, ठीक है। लेकिन जो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो इन सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पहला, जब आप कहीं से रॉ मटेरियल बल्क में खरीद रहे हैं तो वहां पर भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आने के चांसेस हैं, अगर वेस्टेज नहीं होता है तो। रॉ मटेरियल खरीद लिया सस्ते में और पूरा वेस्ट कर दिया, पैसा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो गया। एक साड़ी को बनाने में आपने 4 साड़ी का फैब्रिक यूज किया, वेस्ट किया, तो महंगा हो गया कि नहीं वो साड़ी, राइट? सो फर्स्ट वन इज परचेजिंग, व्हेन वी आर बल्क में, जब हम कोई चीज को परचेज करते हैं, राइट, मटेरियल को, यहाँ मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है। कोई भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कोई भी चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि नहीं? एक बॉटल को बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड अ प्लास्टिक, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग अ स्टील बॉटल, वी रिक्वायर्ड स्टील एज अ रॉ मटेरियल, राइट? सो हियर द सेम थिंग इज। सेकेंड लिखिए, ये सारी चीजों पे बेस्ड है, अगर इसमें से कोई एक भी चीज इधर उधर हुआ तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मुश्किल आ सकती है, राइट? सेकेंड लिखिए, मैनेजरियल, इंक्रीजिंग द स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल दे करके डैश दे देना बीच में, और ऊपर में परचेजिंग और बल्क के बीच में भी डैश दे देना। वो परचेजिंग के कॉन्सेप्ट में है, ये मैनेजरियल के कॉन्सेप्ट में है। मैनेजरियल डैश दीजिए और लिखिए इंक्रीजिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजर्स, इंक्रीजिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजर। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या था? दैट इज परचेजिंग। द सेकेंड पॉइंट इज मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मैनेजरियल? लेट मी टेल यू। जैसे कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है जो आपके यहाँ पर सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है। आपके यहाँ रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो भी टॉप लेवल के द्वारा बनाया गया है वो आप तक पहुंचाता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन वो आपको मैनेजर के थ्रू मिलती है ना? सो मैनेजरियल स्किल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन, है ना? जब आप कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है या नहीं? स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? होती है। तो यहाँ पर आपका अगर मैनेजरियल स्किल बहुत स्ट्रांग है और मैनेजर की स्किल डेवलपमेंट के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर मैनेजर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस मैनेजर को आप हायर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कर सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैनेजर है वो अपने बेटर प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, अपने नॉलेज को यूज करेगा, बताएगा ना कि कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, वेस्टेज कैसे मिनिमाइज हो सकता है, ये तो बताएगा वो आपको, राइट? हाई प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कितना लेवल पे कर सकते हैं। सो एक नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन की भी एक, ये भी एक फैक्टर है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इफेक्ट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए, फाइनेंशियल। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, परचेजिंग। Second point is managerial. These are the conditions or the factor which is basically for the economies of scale, right? Online class clear हो रहा है सबको? Yes, ma'am. This point is clear? Okay, okay. Next. मैम, हाँ बोलो। मैम, ये मैनेजरियल में इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन के बाद क्या लिखे हैं? Specialization of manager. ओके मैम, थैंक यू। Okay. Next one is financial. अच्छा, आप एक चीज सोचो कि आपने प्रोडक्शन के लिए लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया आपने, और वो लोन जो है, वो डेप्ट जो है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है ना? अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को जब हम फाइनल सेल करते हैं ना, तो उसपे वो सारे के सारे कॉस्ट को लगा देते हैं जो कॉस्ट हमें उसको बनाने तक के लिए लगा हो,
है ना, उसको बनाने में, उसको प्रमोट करने में, उसकी पैकेजिंग में लगी हो। अगर आपने कोई कैपिटल ले रखा है, वो भी डेप्ट के साथ, मतलब डेप्ट ले रखा है इंटरेस्ट के साथ, तो उसका इंटरेस्ट का पैसा, हर चीज आप जोड़ करके उस फाइनल प्रोडक्ट को सेल करते हो। तो अगर आपने कोई ऑब्टेन किया है लोअर इंटरेस्ट चार्ज पर कोई बैंक लोन अगर आपको मिला है, तो वो भी आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट को लो कर सकता है, क्योंकि फाइनली जो आप प्रोडक्ट, अगर आपको मान लीजिए कि आपने एक डस्टर बनाया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और इसको बनाने में आपको लगा होगा मान लीजिए 10 रुपीज, लेकिन आप इसमें अपनी मार्जिन, प्रॉफिट वगैरह और बाकी चीजों को भी ऐड करोगे, कैपिटल कॉस्ट भी ऐड करोगे। तो अगर आपने इस पे कैपिटल कॉस्ट मान लीजिए 2 रुपए और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो अब 2 रुपए और 10 रुपए और बाकी के 5 रुपए एक्स्ट्रा मान लो, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे, तो 17 रुपीज ये फाइनल इसका प्राइस हुआ, है ना। लेकिन अगर आपने 2 रुपए इसमें जो बैंक चार्ज ऐड किया था, वो 2 रुपए इसलिए था क्योंकि आपका 15% इंटरेस्ट था। वही अगर 5% आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, जो आपने कैपिटल लिया होगा उस पे बस 5% इंटरेस्ट होगा, तो मे बी आप इसमें 1 रुपए ऐड करो उसका, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम है ना कहीं बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट ले रही है, सही बात है ना। तो आपने इसका प्राइस 16 रुपए कर दिया, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया। सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसका प्राइस आपकी फाइनेंशियल रीजन से भी इफेक्ट होता है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके फाइनेंशियल टर्म्स में भी इन्फ्लुएंस होंगे प्राइस। लिखिए इसमें, ऑब्टेनिंग लोअर इंटरेस्ट चार्ज, ऑब्टेनिंग लोअर इंटरेस्ट चार्जेस when borrowing from banks, ठीक है, बस इतना ही लिखो, obtaining lower charges and when borrowing from banks, it is also affecting the economies of scale। यानी सिर्फ हाई प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, जो इंक्रीज कर रहे हो, वो तो एक मेजर डेफिनेशन, एक मीनिंग है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, लेकिन ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, वो कितने इंटरेस्ट पे लिया, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने कैपिटल का जो लोन लिया, वो क्या इंटरेस्ट रेट पे लिया है, आपने बल्क में परचेज किया तो हो सकता है बल्क परचेजिंग से भी आपका लो कॉस्ट पड़ा हो रॉ मटेरियल का, अगर आप कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। मैनेजरियल नॉलेज और स्किल जो है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, किस चीज के लिए, आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जितना ज्यादा एक्सपर्टीज और नॉलेजेबल पर्सन को आप यूज करोगे या फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, उतना ज्यादा बेटर और इफिशिएंट वे में आपका जो प्रोडक्ट है वो बनकर रेडी होगा, चाहे उसकी डिजाइनिंग हो, चाहे उसका स्टाइल हो प्रोडक्ट का, या फिर क्वालिटी हो, सही बात है। सो दीज फैक्टर्स आर इफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट वन इज technology. So technology is also one of the reason. टेक्नोलॉजिकल लिख लेना, टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पड़ता है। कैसे पड़ता है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट? मैम अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, लेबर चार्जेस कम हो जाते हैं। हाँ, ऑटोमेटेड मशीन से तो आपके लेबर का यूटिलाइजेशन कम है, तो वेजेस आपके क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। सो इन स्टार्टिंग व्हेन यू आर परचेजिंग द मशीनरी, इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज बेसिकली अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आपने एक बार में महंगा पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया, खर्च किया उस प्रोडक्ट को खरीदने में, राइट, मशीन को खरीदने में। धीरे धीरे वो मशीन जितना ज्यादा इफिशिएंट होगा, लोगों का हैबिट हो जाएगी आपके एम्प्लॉइज को उस पर काम करने की, लेकिन वो 10 लेबर का काम अकेले अगर वो मशीन कर रहा है, तो 1 या 2 लेबर के साथ वो आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन है, ये लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्शन को क्विक भी बनाता है, ठीक है, क्वालिटी वाइज बेटर भी बनाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंडर में ये टेक्नोलॉजी इज आल्सो अफेक्टिंग इट, राइट। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाने में आपका मशीन बेटर है, लो कॉस्ट में, लो टाइम में प्रोडक्ट जो है वो रेडी होगा। तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हिच इज अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? तो इन सब का भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन है जो फाइनल आपके प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन लिखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, बस सीधे प्रोडक्शन के बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट
लिखिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक मिनट, some of the students are coming at this time 4:34. I just want to inform those students, please don't come in the classroom if you are coming after 4:10. This is the last time. 4:10 के बाद क्लास में मत आइएगा, बेटर होगा, बट प्लीज डोंट कम एट दिस टाइम। इधर इफ इट इज डन, 1 या 2 बार ऐसा हो जाए गलती से अगर आप लेट हैं तो यू कैन टेल मी अबाउट दैट, बट प्लीज कम ऑन टाइम इन द क्लासरूम। चलिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो विद इन द 1950 टू 1960, सी ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कई बार बदलता भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको 1900 1950 के बाद से बताते हैं, बहुत सारे 1960 के बाद से। तो याद रखिएगा जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था वो 1950 तक, लगभग 1950 तक वो कॉन्सेप्ट रहा है, 1950 तक। 1950 से 60 रहा है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये क्या बताता है, यहाँ पर जो मार्केटर्स होता है उनका पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होता है। किस पे होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। ऐसा मार्केटर्स एज्यूम करते हैं कि अगर हम उनको बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, बेटर डिजाइन का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को, सो दे आर गोइंग टू परचेज इट। बट ऑलवेज रिमेंबर इन दिस कॉन्सेप्ट they basically avoided the requirement and need of the customer as well as the affordability reason of the customer. यानी कि ये कॉन्सेप्ट कहता तो है कि आप बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, लेकिन कॉस्ट के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लीजिएगा तो एक्सपेंसिव भी तो होगा, तो सबको अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा। सही बात है या नहीं? आज भी अगर आप एक चीज देखो कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वॉच, true, there are multiple type of smart watch nowadays. Some are the band, some are the watch, but some bands are very expensive, like Fitbit बहुत expensive है। मोबाइल फोन में ले लो एप्पल, बहुत एक्सपेंसिव है। उसका जो अभी जो नया आया है उसका जो मॉडल, इट इज, जब वो आया था लगभग 1,68,67,000 का था। सो एवरीवन इज नॉट एबल टू अफोर्ड, बट दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी सबकी तो नहीं है ना। सो यहाँ पर वही चीज था कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो मार्केटर्स था वो ये एज्यूम करता था कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट इफ वी आर प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, खरीद लेंगे। कंज्यूमर जो है वो प्राइस नहीं देखेंगे, लेकिन वो खरीद लेंगे। इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हर कंज्यूमर जो है वो बेहतर क्वालिटी के लिए इतना ज्यादा पैसा पे नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें लिखिए इन द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था ना, ओरिएंटेशन हो, इवोल्यूशन हो, कंसेप्ट हो, ये सब में आपको यही सारे आंसर्स लिखने हैं। लिखिए इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग सोलली फोकस, सोलली का मतलब एक ही चीज पे फोकस था, सोलली फोकस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑन द प्रोडक्ट quality, solely focus on the product quality. एक मिनट, अनुराग, प्रत्युष, श्रेया, everyone turn on your camera, every student. Okay, ऑनलाइन क्लास जितना भी बताया सबको क्लियर है? yes, समझ में आ रहा है सबको? जी मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो इसमें लिख लिया यहाँ तक कि दैट दिस सोलली फोकस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो मास प्रोडक्शन की बात यहाँ नहीं हो रही है, आ रही बात समझ में? दे आर नॉट बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मास प्रोडक्शन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दे फोकसेस ऑन सम लिमिटेड पीपल ओनली, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लिमिटेड ही लोग हैं जो हाई स्टेटस के या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को खरीदते हैं। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहिए सबको। अगर मुझे भी आज कोई सस्ता में कोई अच्छा फोन मिल जाए, मान लीजिए 25 और 30,000 में, इफ यू विल गेट द एप्पल, एक पुराना मॉडल, तो यू आर रेडी टू परचेज इट। ट्रू, ये भी चीज है, लेकिन हर पर्सन तो नहीं खरीद सकता ना एट द अर्ली स्टेज ऑफ व्हेन द प्रोडक्ट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये कब तक चला है ये कॉन्सेप्ट? तो इट बेसिकली वर्क टिल 1950 टू 1960।
कितने साल तक? 1950 टू 1960, ठीक है। इनका सिर्फ क्वालिटी पे फोकस था, और ये जो फर्म थी ना, वो सबसे ज्यादा जो पैसे लगाती थी वो रिसर्च पर लगाती थी। किस चीज पे लगाती थी? रिसर्च पे। लेकिन रिसर्च कंज्यूमर के वांट और नीड के ऊपर नहीं था, रिसर्च था बेहतर करने का, इंप्रूव करने का अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सो देयर फोकस इज ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड देयर मेन expense on making the product is that they are spending the money on research work for improving the quality of the product, for providing something better to the consumer. But that better is not better for the consumer. इसका कोई concept नहीं था। आई बात समझ में? तो एप्पल के साथ भी तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना। वो भी ज्यादातर क्वालिटी पे ही ध्यान देते हैं। हाँ, so they have a very limited customers, but just imagine कि we are not purchasing Apple, but we have an option to purchase MI, we have an option to purchase Samsung, and we have an option to purchase other companies mobile. So don't you think that we have option? अगर हम Apple नहीं खरीद रहे तो कोई और खरीद रहे हैं, क्योंकि वो option है। लेकिन वैसे कब ये इसलिए क्योंकि multiple companies are there in the market. Just imagine कि जहां पर बहुत लिमिटेड कंपनी है और लिमिटेड कंपनी भी बहुत महंगा प्रोडक्ट बना रही है, तब आपका क्या होगा फिर बताओ? जो खरीद सकते सिर्फ वही खरीदेंगे ना सारे कस्टमर एक तो ऐसे भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उनके वांट और नीड के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे, और आप जो बना रहे हो दैट इज अनअफोर्डेबल फॉर द कस्टमर। सही बात है ना। आज भी हम एप्पल नहीं खरीद पा रहे हैं, उनका फोकस भी पोटेंशियल कस्टमर्स पर ही है, जो रिच है, जो हाई स्टेटस पीपल है ना। लेकिन हमारे पास दूसरे मोबाइल का ऑप्शन है। लेकिन जब आपके पास बिल्कुल कोई मोबाइल का ऑप्शन नहीं होता और सिर्फ एप्पल फोन या एक आध दो फोन कोई होती, तो डोंट यू थिंक इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द पीपल, फॉर द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास पीपल टू परचेज द मोबाइल फोन, राइट? सो 1960 ये बहुत कम टाइम तक पीरियड तक ये कॉन्सेप्ट चला भी है ना। समझ में आया? यहां तक समझ में आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का क्या है थीम? आज भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे तुम देख लो पराडा, गुची, बर्बेरी, अरमानी, ये सब जो ब्रांड्स हैं, ये तुम्हें क्या लगता है ये हम लोग जैसे लोगों के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट? नो, बिकॉज वी आर नॉट द टारगेट कस्टमर्स। दे आर मेकिंग दीज प्रोडक्ट फॉर द हाई स्टेटस सेलिब्रिटीज एंड द बिजनेस पीपल जो खरीद सकते हैं इसको, है ना। लेकिन still we have the option of the other brand as well, that we are able to purchase the product. True, because they are basically providing us product at very low cost as comparison to those expensive or luxurious brand. सही बात है ना? चलिए, समझ में आ रहा है? You are okay? समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट है, ये जो फर्म थी वो मैंने बताया था आपको कि ये जो फर्म थी ये एज्यूम करती थी कि जो प्रोडक्ट है वो हाई स्टैंडर्ड पीपल के लिए है, ये जो आप बना रहे हो, और ये ही पीपल इसको खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे। तो बाकी लोग कहाँ गए? ये भी चीज है। और ये जो अप्रोच था, ये सबसे ज्यादा अगर ये कॉन्सेप्ट वर्क किया है तो दैट वर्क इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसको लिखते चलो, रिसर्च डेवलपमेंट पे दे फोकस। वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता था। किस पे काम करता था? दैट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एंड they are basically focuses on the mass production, lower cost and availability of the product, that production concept. In the product concept, it is totally based on the research and development. किस चीज पे पूरा बेस था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनका अटेंशन कौन से कस्टमर के लिए था? पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए, दूस कस्टमर्स हु आर एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट। आगे ये जो प्रोडक्ट होते थे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्ट थे उनका कॉस्ट क्या होता था? हाई। लिखिए, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होता था? हाई होता था, हाई होता था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए, अब ये जो मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के सारे फैक्टर्स तो बता दिए। हाँ, लिमिटेड, जितना इनको जरूरत है, जितना इनका डिमांड है उस हिसाब से बनाते थे, लेकिन सारे कस्टमर्स तो खरीद नहीं पाते थे ना। ठीक है,
अब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बेस्ड था, तो उसके सब कुछ फैक्टर्स मैंने कराया आपको, सम फैक्टर्स। अब अभी जो हम लोग करेंगे दैट विल बी ऑन द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो लिखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो था ये इस पे बेस्ड है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बेस्ड था। इसमें लिखिए, अच्छा ये जो पूरा थ्योरी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये तो महंगा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, और कुछ एजम्पशन लेके चल रहे थे कि लोग जो है खरीद लेंगे, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कुछ वही सब लाइंस हैं। पहला वर्ड, पहला लाइन है, लिखिए, कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स मोर देन सॉल्यूशंस। ये माना जाता था, ये इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे। कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट मोर देन सॉल्यूशन, मोर देन सॉल्यूशन। अच्छा ये वर्ड का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझ में आया, ये लाइन क्या कह रही है? कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स मोर देन सॉल्यूशन, इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या है। इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अच्छा करेंगे, और कंज्यूमर जो है ना वो प्रोडक्ट खरीदता है, ना कि सॉल्यूशन। मतलब प्रोडक्ट, सॉल्यूशन से ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन जब आपके यहाँ खराब हुआ, तो अब आपका नीड क्या है कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, सही बात है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कौन सा, क्योंकि वैरायटीज तो अभी तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो सॉल्यूशन तो देख ही रहा है कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है, लेकिन जो प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा लगेगा, जिसका कॉस्ट अच्छा लगेगा, जो अच्छे क्वालिटी को होगा, वो हम खरीद लेंगे, सही बात है ना। तो यही ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये R&D इसीलिए कराता था क्योंकि इनको था कि बेहतर प्रोडक्ट होगा ना, तो कंज्यूमर सॉल्यूशन के साथ साथ प्रोडक्ट पे भी फोकस करेंगे। आज अगर मान लीजिए आपको ना जूम क्लास लेने में तकलीफ है, दिक्कत है, तो आप मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे या फिर लैपटॉप खरीदेंगे। चलो लैपटॉप मान लो, क्योंकि लैपटॉप इज बेटर फॉर क्लासेस एंड ऑल, राइट। सो अगर आप लैपटॉप खरीदते हो, तो लैपटॉप खरीदने में आप जो है, आपका सॉल्यूशन तो मिल रहा है आपको कि आपको जूम क्लास अब करने मिल जाएगा, सही बात है। साथ साथ में आप इसकी डिजाइन भी देख रहे हो ना, जो लैपटॉप खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी भी देख रहे हो क्योंकि पैसा लगा रहे हो। तो यही चीज ये बोलना चाहता है कि कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं मोर देन द सॉल्यूशन, मतलब उनके लिए सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का लुक, उसका डिजाइन, उसका फीचर, उसकी क्वालिटी, ठीक है। तो इसीलिए R&D करने की जरूरत है ताकि इंप्रूव्ड और बेटर प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ऐसे सेकेंड पॉइंट तो मैंने फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी लिख लो, कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी। कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पोर्ट्रेट लेकर आए, ठीक है, आपने एक फोटो फ्रेम खरीदा, जैसे आपने भी खरीदा, क्या नाम है आपका? सत्यम एंड, हाँ, सत्यम ने एक फ्रेम खरीदा, ठीक है, जिसमें आप फोटोज लगाते हो, है ना, फोटो फ्रेम खरीदा। सत्यम ने उस फोटो फ्रेम के लिए 500 रुपए पे किया। कितना पे किया? 500 रुपीज पे किया। आप एक फोटो फ्रेम खरीद के लाते हो और आपने उसके लिए 2500 पे किया, एग्जाम्पल के लिए, एंड दोनों सेम है साइज में, लुक में, लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द डिफरेंस? Quality is the difference that basically the company is providing. Yes, but आजकल तो क्या है ना कि क्वालिटी के साथ साथ ब्रांड नेम भी थोड़ा सा प्राइस को इनहांस कर देता है ना। लेकिन उस समय तो यही चीज माना जाता था कि कंज्यूमर के लिए सॉल्यूशन से ज्यादा प्रोडक्ट मैटर करता है, प्रोडक्ट खरीदना मैटर करता है, ठीक है, और कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चल रहा था, R&D इसीलिए कर रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कंज्यूमर रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी। लिखिए,
कंज्यूमर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, कंज्यूमर रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट क्वालिटी and differences in the performance and differences in the performance of alternative product. Consumers recognize product quality and differences in the performance of alternative product. अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज कि ये वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे बहुत फोकस थे और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रिसर्च कर रहे थे ऑल द टाइम, R&D पे बहुत पैसे खर्चते हैं, है ना कंपनीज। तो इनका मानना था कि जो कंज्यूमर्स है ना वो आपके प्रोडक्ट को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि आप जो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दे आर एबल टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट विद द अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। आई बात समझ में कि आपकी क्वालिटी ऐसी होगी प्रोडक्ट की जो डिफरेंट बनाएगी उसको बाकी प्रोडक्ट से, तो पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट, है ना। आज अगर आप एक आइसक्रीम भी खाते हो, क्वालिटी वॉल्स का आपने आइसक्रीम खा लिया, and if you are going to purchase the ice cream from the local vendor, why you are purchasing that? Because of the taste, because of the quality, and because of the hygiene, right? As comparison, you are not purchasing it from the local ice cream parlor or local जो people who are basically selling it as a मतलब vendor की तरह जो वो सेल करते, नहीं खरीदोगे आप। तो ये रीजन होता है ना। तो आपके लिए क्वालिटी वॉल हमेशा ही क्या रहेगा, यू ऑलवेज रिमाइंड इट, रिकॉग्नाइज कर लोगे जहां दिखोगे अरे ये क्वालिटी वॉल है, सही बात है। सो दे आर थिंकिंग इन दैट वे ओनली कि अगर हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा दिन तक जो कंज्यूमर है वो हमें याद रखेंगे, रिटेन कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्वालिटी की इतने सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं कि क्यों प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, ये तीनों फैक्टर्स लिख लिया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो R&D को इफेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करते हैं, समझ में आ गया। अर्लियर वाज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन, नहीं सब बताओ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन, very good. Product concept is based on quality. Product concept is based on research and development. ठीक है। And basically the focuses in the production concept was mass production, low cost and easily available, and the focus on this product concept is on the quality. समझ में आ गया। Time period was till 1950 there was a production concept. From 1950 to 1960 there is a product concept. Clear? ये दोनों concept clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. चलिए next one is, मतलब ये सोचते थे कि ऐसे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल हो जाएगा प्रोडक्ट जो है, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहा था, तो हाई कॉस्टली प्रोडक्ट रहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज सेलिंग ओरिएंटेशन और सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग ओरिएंटेशन, अच्छा मैं बता दूं कि आप लोगों के बुक में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा नाम से ऐसा क्या लग रहा है कि क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट? कैसे सेल करें? सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ना कि प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें, जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को क्या करे, सेल करें। अब देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पूरा फोकस था प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते जाओ और लो कॉस्ट में प्रोवाइड करो और इजिली अवेलेबल करा दो, बिक जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता था कि भाई अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, खरीद लेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करो, उनको ऑप्शन दो, उनको डिस्काउंट दो, उनको कूपन दो, उनको बेनिफिट दो, तब जाकर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। रिटेल पर काम करो,
है ना। दुकान पे सामान आ गया, पड़ा हुआ है, सेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट को बेचना है। आ रही बात समझ में? तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फाइनली प्रॉफिट अर्न करे कंपनी, यानी सेल कर पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली सेल करना है करो, है ना। ये है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। एग्रेसिवली प्रेशराइज करो कस्टमर को कि वो खरीद ले आपका प्रोडक्ट। क्या करे? खरीदे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन एग्रेसिव सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एग्रेसिव सेलिंग का मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाओ करो, ठीक है। तो दैट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेल्स ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें ताकि प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए। जैसे आज तुम मानो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया है किसी प्रोडक्ट का, तुम एक रिटेलर हो, कपड़े सेल करो, एपरल, और अचानक से आपके पास एक पर्टिकुलर कंपनी का या फिर आपके पास प्रोडक्ट का क्या हो गया, पाइल बन गया, स्टॉक हो गया बहुत ज्यादा। क्या करोगे बेचने के लिए? डिस्काउंट देना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसको आप इन्वेंट्री जो कैरी कर रहे हो वो आपके लिए बहुत महंगा भी पड़ रहा है, वो बाकी का स्पेस भी ले रहा है, और वो प्रोडक्ट धीरे धीरे जब आउटडेटेड हो जाएगा तो कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। तो यू विल स्टार्ट सेलिंग इट विद द डिस्काउंट, राइट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी है आपके स्टोर में या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बेच दो, बस बेचो। अब यहां पर क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। आपके पास मान लीजिए कोई क्लोथ्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, वो भी आप सेल कर रहे हो, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कुछ भी है बेच दो बस उसे। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि वो कस्टमर जो आपके यहाँ से एक बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदेंगे दोबारा आएंगे क्या? आएंगे? दोबारा वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया। भले आप डिस्काउंट दे रहे हो चाहे ऑफर दे रहे हो, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे, नहीं आएंगे वो। सही बात है ना। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है इसका फोकस है सेलिंग पर और प्रोडक्ट के प्रमोशन पर। लिखिए, लेकिन अभी भी ये उसकी बात नहीं कर रहा है कि कस्टमर का नीड क्या है, ठीक है। सो सेल्स कॉन्सेप्ट या सेलिंग ओरिएंटेशन या सेल्स ओरिएंटेशन या फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट सिमिलर है। लिखिए, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन द सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग लिख लीजिए, एग्रेसिव सेलिंग। Akriti, turn off your camera because your roommate is working and that is even visible and recording is on. Okay. So लिखिए कि sales orientation focuses on primarily selling, aggressive selling and promotion of particular product. Aggressive selling and promotion of particular product. मैम फिर से रिपीट कर। हाँ लिखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट में लिखिए, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एग्रेसिव सेलिंग लिख लेना, सेलिंग के आगे एग्रेसिव लगा लेना, ठीक है। तो ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था, जो सेलिंग ये था, ये इसका क्या सिचुएशन था कि बस प्रोडक्ट को सेल करो। अब ये मग है, ये कॉफी मग है, सेल कर दो। ये बुक है, सेल कर दो। ये डस्टर है, सेल कर दो। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द कस्टमर एंड द मार्केटर रिलेशनशिप। किसी चीज पे फोकस नहीं था उनका, सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करते चलना है, ठीक है। और जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था ये आपके प्रॉफिट बेस था। मेन कंपनी कहती थी प्रॉफिट अर्न करना है तो बेचो सामान को, नहीं अर्न करना मत बेचो, है ना। तो फाइनल परचेज को प्लेस करने का ये कॉन्सेप्ट था। ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं से मैं फिर से स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट क्लास में, सेलिंग कॉन्सेप्ट से ही शुरू करूंगी नेक्स्ट क्लास में। एक बार इसको फिर से इलैबोरेट करते हुए हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। किस तरीके से हमारा मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से आज हम कस्टमर को किंग मानते हैं मार्केट का, है ना। हाउ? सो दिस इज द होल स्टोरी, दैट इज द रीजन इट इज आल्सो नोन एज इवोल्यूशन। समझ में आ गया?
everyone, these things are clear that what is production concept, what is product concept, and थोड़ा सा sales concept, selling concept भी clear हो गया होगा, I guess. थोड़ा सा समझ में आ गया? थोड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से भी elaboration नहीं किया है. इसको मैं अगली क्लास में फिर से इसको देखेंगे हम. समझ में आया? Yes, ma'am. Clear है सबको? यस मैम. Okay. See you all in the next class. और अब आप लोग क्लास में आइए सारे